दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी कहानी संग्रह पर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं एम.टी. वासुदेवन नायर द्वारा लिखी गई कहानी जिसका नाम है दीदी। दीदी रो रही थी। दीदी को रोते देखा अप्पू को अच्छा नहीं लगता। पिछवाड़े वाले कमरे की खिड़की के चौखट पर माथा टेके रो रही थी। वह तो हमेशा रोती ही रहती है। शायद नानी ने उसे गाली दी हो। वैसे नानी अप्पू को भी डांटती रहती है, लेकिन अप्पू को रोना नहीं आता, गुस्सा आता है। अगर वह भी दीदी जैसा बड़ा होता तो दिखा देता। इतनी बड़ी होने पर भी दीदी डांट फटकार क्यों सहती है। उसका चेहरा उतर जाता है, आंखें भर आती है। यह देखकर अक्सर अप्पू वहाँ से बाहर निकल जाता है। दीदी को रोते देखकर अप्पू से उसके पास रहा नहीं जाता। कभी रोते रोते दीदी उसे गले लगा लेती। दीदी से प्यार से लिपटना उसे अच्छा लगता है। लेकिन जब बेटा कहते हुए सिर और माथे पर बार बार चुम्बन लेती तो गरम गरम आंसू अप्पू के बदन पर टपक पड़ते। तब वह भी रुआसा हो जाता। नानी की फटकार को अक्सर अनसुनी कर देता। बहुत गालियाँ सुन चुका। सुबह उठते ही गालियों की बौछार शुरू हो जाती। दोपहरिया होने पर ही छोकरा उठता है, देखा ना रे, तेरे जन्मते ही घर का सत्यानाश हो गया कि नहीं हुआ। बरामदे के कोने में सिल के पास बैठे दातुन करते वक्त फर्श पर थोड़ा पानी गिर जाए तो बस काफ़ी है। नानी शुरू कर देती, बदतमीज, अपनी हड्डी पसली तोड़कर फर्श की लिपा पोती की है मैंने। आंगन में कोई कूड़ा डाल दे, कुएं में कोई कंकड़ी फेंक दे या तांबे के घड़े पर ताल बजाए तो नानी गालियां देने लगती। अब स्कूल जाने लगा है तो उसे थोड़ी राहत मिली है। कम से कम एक दिन तो छुटकारा मिल जाता है। क्यों नहीं दीदी नानी को फटकार देती। लेकिन अप्पू से ज़्यादा दीदी ही नानी से डरती है। अप्पू को गालियां देने पर भी कभी कभी दीदी कहती है, उसे कोस कोस कर मार ही डालोगी क्या। थू, उसके जवाब में एक डांट पिलाती। उससे भी बस नहीं करती। ऐसे ही शक्कर समझकर क्यों नहीं चाट लेती। जब अपना ही खून हो, तब अपने बछड़े को कोई छूने जाए तो जैसे कजरी गाय सींग तान कर आगे बढ़ती है, उसी तरह नानी उछलती हुई आती। अरे किसी एरे गेरे से, हाय राम, मुझसे ज़्यादा कहलवाना नहीं रे। बातें जब यहाँ तक पहुँच जाती तो अप्पू चुपचाप आंगन की तरफ निकल जाता। वह अहाते में चक्कन को साथ लेकर घूमता रहता। कभी कभी कद्दू की बेल के बीच लुका छिपी करते लाल पूँछ वाले पतंगे को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन कभी भी वह उसके हाथ न लगता। बाहर काफ़ी देर बिताकर अप्पू घर लौटता। इस बीच उसे ख्याल आता, दीदी पिछवाड़े के कमरे की खिड़की पर माथा टेक के सिसक रही होंगी। संध्या समय नाम जपने का काम अप्पू को तकलीफ देह लगता था। गलियारे में बैठकर ही वह काम करता। कई बार नमः शिवाय रटना पड़ता, फिर नक्षत्रों की नामावली रटनी पड़ती। इन सब में उससे कोई गलती नहीं होती थी। देसी महीनों के नाम भी उसे गिनना आता था, लेकिन उसके बाद उसे अंग्रेजी के महीने और 1 2 3 गिनने के काम में दीदी की मदद की ज़रूरत पड़ती। दीदी को अंग्रेजी आती थी। पौर की दीवारों पर टंगी कान्हा की तस्वीर वाले कैलेंडर में छपी अंग्रेजी दीदी पढ़ लेती थी। आखिर दीदी की पढ़ाई 8वीं तक हुई थी। सब कुछ रटने के बाद वह दीदी के पास चुपचाप जा बैठता। दीदी उसके बालों पर उंगलियां फेरने लगती। तभी पड़ोस के बड़े घर से गाने की आवाज़ आती। वह कभी उधर नहीं गया। बाड़े की इस तरफ से देखा भर है। वहाँ काफ़ी लोग रहते थे। वहाँ से गाने की आवाज़ आ रही थी। गाने वाली और बातें करने वाली एक पेटी वहाँ आई थी। यह पेटी गाती और बोलती कैसी है। चक्कन कहता है कि उसके अंदर कोई बैठा होगा। चक्कन को कुछ भी नहीं आता। वह तो स्कूल में भी नहीं जाता। कजरी गाय सिर्फ उसी को सींग नहीं मारती। यह तो उसके बड़प्पन से नहीं, उसके हाथ की लकोटी देखने से है। वे सारे गीत शायद सिनेमा के थे। अप्पू ने अभी तक कोई सिनेमा नहीं देखा। स्कूल के उसके साथी यशोदा और मनी ने सिनेमा देखा है। सिनेमा की तस्वीरों से बनी एक थैली अब उसने ज़रूर देखी थी।
गाना सुनकर दीदी पर अक्सर एक पागलपन सवार होता। फिर कुछ पूछा जाए तो जवाब नहीं देती। पता नहीं क्यों इस तरह नाराज़ रहती थी। कभी कभी दीदी इसी तरह चुप्पी साधे बैठ जाती थी। यह दीदी भी कितनी अजीब है। फिर भी उसे दीदी पसंद थी। सवेरे स्कूल जाने के पहले दीदी ही उसे नहलाती। सूखी तरुई से रेसे से शरीर रगड़ रगड़ कर नहाना उसे पसंद नहीं। अंगोछे की नोक से कान के अंदर साफ करने वक्त उसे गुदगुदी होती। दीदी की कंजी परोस देती। कंजी पी लेने के बाद गीले अंगोछे से छाती से पानी पोंछ लेती और पिछले दिन धोकर रखी हुई कमीज और धारीदार जांघिया पहनाती। बालों पर कंघी करके चेहरे से तेल की चिकनी परत पर एक बार और पोंछ देती। उसके बाद वह स्कूल रवाना हो जाता। रात को वह खाने बैठता तो दीदी भी पास बैठती थी जाती। दीदी का कौन बनाकर खिलाने वाला उसे पसंद था, लेकिन नानी के सामने दीदी उसे कौर बनाकर नहीं खिलाती, क्योंकि एक बार नानी ने डांटा था, यह क्या दुधमुहा बच्चा है जो तू कौर बनाकर खिलाती है। दीदी कभी कभार ही नानी को जवाब देती। दीदी की बातें सुनने पर नानी पर भूत सवार हो जाता। फिर कोहराम मच जाता। नानी की जली कटी बातें सुनने के बाद दीदी रोने लगती। कभी कभी नानी भी रो उठती। नानी के रोने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन एक बार नानी को रोते देखकर उसे भी रोना आया था। वह घटना अप्पू भुला नहीं था। नानी को रुलाने वाला उस आदमी को भी वह नहीं भूल पाया। चक्कन के बनाए नारियल के पत्ते की गेंद वह आंगन में खेल रहा था। तभी फाटक से किसी ने बुलाया, माँ। देखा तो एक आदमी बड़े के पास खड़ा है, लंबी आस्तीन वाली कमीज और बगल में एक थैली। नानी आंगन से होकर बाड़े की तरफ गई। पता नहीं नानी क्या बड़बड़ा रही थी। तेरी माँ ही तो कह रही है, तुम यहाँ तक आ गए हो तो घर के अंदर क्यों नहीं आ जाते कुमारन। अप्पू को भी लगा कि नानी ने ठीक ही कहा था। यह कौन है इतना गुरूर वाला। अगर उसे नानी से बातें करनी हो तो उसे घर बुलाने की ज़रूरत क्या है। वह क्या इधर आ नहीं सकता। वह आदमी बोला, मुझे यह कहकर निकले 5 साल हो चुके हैं कि अब इस घर में पैर न रखूँगा। वह तो कभी नहीं होगा माँ। नानी उसे डांट कर क्यों नहीं रही। हमेशा गरजने वाली नानी उस गुरूर वाले के सामने गिड़गिड़ा रही थी। मेरे बेटे की जन्मी है, मैं कैसे उसे मार डालूं। उसका जवाब अप्पू की समझ में नहीं आया। नानी ने कहा, और जब तक मैं जिंदा हूँ कम से कम तब तक तो नहीं। उसकी बातें इतना भी नहीं होगा। उसका चिल्लाना जारी रहा। ये सब सीख उसे तुम्हें बेटे को पहले ही दे देनी चाहिए थी। इस बीच उसने अप्पू की तरफ देखा। अप्पू को उसकी नज़र जरा गड़बड़ सी लगी। मौका पाकर बच्चों का गला घोंटकर थैली में बांध कर ले जाने वाले उस साधु की नज़र से भी वह इतना नहीं डरा था। यह भी गला घोंटने वाला है क्या। वह चुपके से बरामदे की ओर बढ़ा। दीदी अंदर चली गई थी। रसोई के पिछवाड़े के दरवाजे पर खड़ी दीदी केले के बाग की ओर देख रही थी। आंचल थामकर अप्पू ने पूछा, दीदी फाटक पर खड़ा आदमी कौन है। शायद दीदी ने उसकी बात नहीं सुनी। फाटक पर कौन खड़ा है दीदी। दीदी कुछ कहने जा रही थी लेकिन बोली नहीं। बोलो कौन है दीदी। वह गला घोंट देगा क्या। कौन। वह आदमी बच्चों का गला घोंटने वाला तो नहीं है। लगा कि दीदी का दम घुट रहा है। वह तो मेरे मामा है रे। यह तो नया तमाशा हुआ। मामा होकर क्या ऐसे ही करना चाहिए था उसे। फाटक पर आकर धीरे से नानी को बुलाना, फिर डराने के लिए अप्पू की ओर घूरना। अजीब मामा है यह। शायद दीदी ने यूँ ही कहा हो। क्या यह सच है दीदी। हाँ। मामा इधर क्यों नहीं आते। दीदी ने उसका जवाब नहीं दिया। मामा नहीं आएंगे क्या। और भी तो कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि दीदी आंखें पोंछ रही थी। यह दीदी को पागल है। यह नानी अंदर आई। नानी को देख अप्पू घबरा गया। नानी रो रही थी, साथ साथ कुछ बड़बड़ा भी रही थी। अप्पू को भी गम हुआ। कितनी ही गालियाँ क्यों ना दे दे, यह तो है उसकी नानी।
हिम्मत बांधकर वह बाहर निकला और फाटक की ओर नज़र दौड़ाई। मामा जा चुके थे, लेकिन मामा को होना अच्छा है, लेकिन इस तरह घूरकर डराना नहीं चाहिए। फाटक तक आकर नानी को भला बुरा कहकर रुलाना नहीं चाहिए। कछाही के घर की जानू के भी एक मामा थे। वे 7 समुंदर पार दूर कहीं रहते थे। वहाँ रेशमी कपड़े और खूबसूरत छाते बहुत थे। वे जब आते थे तो जानू को ये दोनों चीज़ें मिली। छाता बहुत अच्छा था और बहुत हल्का भी। अपनी माँ के साथ मंदिर जाते समय वह उसे साथ ले लेती। कमीज बड़ी थी, लेकिन पेटी में ही रखी थी। जानू के तो मामा घर पर पड़े रहते थे। उन्होंने उसे अब तक कुछ नहीं दिया है। 7 समुंदर पार के मामा ही उसे ज़्यादा पसंद थे। वे शायद अगले साल भी आएंगे। अप्पू को अफसोस हुआ कि उसके मामा ऐसे गड़बड़ निकले। दीदी ने बताया कि वे इधर नहीं आएंगे। उनके यहाँ भी वैसा ही छाता मिलेगा क्या? मिले तो भी वे नहीं लाएंगे। देखा ना कैसे घूर रहे थे वह। नानी तक को रुला दिया। रूठने से ही घर नहीं आते होंगे, लेकिन वे रूठे किससे थे? अब की बार आने पर उसने पूछने की ठान ली थी, लेकिन मामा नहीं आए। यह मामा रहते कहाँ हैं? दीदी तो बताती नहीं। जानू भी ऐसे एक आदमी को नहीं जानती। जानू को यकीन ही नहीं होता कि अप्पू के भी एक मामा हैं। चक्कन थोड़ा बहुत जानता है। नदी किनारे उनके घर जायदाद हैं। चक्कन कहता है कि उसने देखा था। वह जब उधर से गुजर रहा था तो उसी समय नए घर पर खपरेले छाया जा रहा था। मामा इधर क्यों नहीं आते रे? वे झगड़ा करके जो गए हैं। चक्कन भी नहीं जानता ये झगड़ा किस बात पर हुआ है। सोचने पर उसे कुछ भी नहीं सूझता। उसके मन में कई तरह की शंकाएं हैं जिन्हें वह सुलझाना चाहता है, मगर पूछे किससे? अक्सर दीदी ही उसकी शंकाएं दूर करती। रात को सोने के लिए लेटते वक्त जब तक वह खाना खाता तब तक दीदी उत्तर वाली कोठरी में बिछौना बिछा देती। बिछौने पर लाल रंग के बड़े बड़े सफ़ेद फूलों वाली पुरानी साड़ी बिछा देती। उस पर लेटकर उसे पसंद है। वह दीदी की साड़ी है। दीदी की वह एक साड़ी है। वह संदूक में करीने से रखी हुई है। उसे पहनने दीदी को नहीं देखा। संदूक खोलने पर खुशबू आती है, केतकी की खुशबू। केतकी की खुशबूदार साड़ी दीदी पहनने तो खूब मज़ा आएगा। खाना खाते ही अप्पू लेट जाता है, लेकिन जब तक दीदी ना आती वह ना सोता। रसोई साफ कर बर्तन मांज कर ही दीदी आती थी। दीदी से लिपट कर सोते वक्त वह अपनी शंकाएं एक एक करके दीदी के सामने रखता। अक्सर वह जानना चाहता हूँ कि जानू ने जो कुछ कहा वह सब कुछ झूठ है या कि नहीं। कभी कभी वह कितनी झूठ-मूठ की बातें बनाती। कह रही थी कि उसके घर के दक्षिण के सर्प देवता की झुरमुट से एक ऐसा सांप है जो 9 बच्चों को निगल चुका है। वह तो नीरा झूठ है ना। एक सांप के पेट में इतने सारे बच्चे कैसे समा जाएंगे? एक बार जानू ने कहा कि उसने ईश्वर को देखा। अप्पू को यकीन नहीं हुआ। अप्पू ने तो ईश्वर को नहीं देखा, न चक्कन ने देखा और ना ही दीदी ने। जानू कहती है कि उसने रात को ही ईश्वर को देखा। पूछा, पूजा के लिए आए पांडे के से भी लंबी ईश्वर की दाढ़ी मूछ है, यह जानने के लिए कि वह झूठ तो नहीं बोल रही है। अप्पू ने पूछा, सिर पर क्या था? काहे के सिर पर? ईश्वर के। जानू ने खूब सोच समझ कर जवाब दिया, बाल। फूं फूं फूं, अप्पू चिल्लाया। ईश्वर के सिर पर तो मुकुट रहता है। वह तो जानू ने नहीं देखा था। वह झेप गई। झूठ बोलने पर भी जानू उसी अच्छी लगती थी। जब वह वहाँ यहाँ भी तो साथ खेलती थी। अब वह भी चली गई। जानू को उसके पिता ले गए। वह एक जंगली इलाके में गई हैं। समुंदर पार करना तो नहीं है। समुंदर पार तो उसके मामा रहते हैं। पिता के साथ जाने पर वह रेलगाड़ी में बैठ सकती है। एक भारी पहाड़ पर पेट चीरती हुई रेलगाड़ी चलती है। जाने के पिछले दिन जानू अप्पू के यहाँ आई थी। साथ में उसकी माँ भी थी। हम कल रेलगाड़ी से जाएंगे। उसने जब यह कहा तो अप्पू के मन में थोड़ी सी जलन हुई। वह तो बहुत कुछ देख सकेगी। जहाँ वह जा रही है वहाँ शायद रबड़ का गेंद
और साइकिल मिलती होंगे। अप्पू भी कहीं जाना चाहता है। वह जाए तो कहाँ जाए? कोई ले चले तभी ना। बड़े टीले पर जहाँ सप्तपर्णी का पेड़ खड़ा था, उसके आगे वह कभी नहीं गया। 7 समुंदर पार के देश, ऊंची पहाड़ियों के सुरंगों से होकर जाने वाली रेलगाड़ी, समंदर, छाते, रेशमी कपड़ों से भरे उन जगहों के बच्चों को देखना कितना मज़ा आता होगा। जानू की माँ ने दीदी से विदा ली। वे दोनों साथ साथ पढ़ी थी। जानू की माँ के पास कई साड़ियाँ थी। वे जानू के पिताजी के साथ कई जगहों पर गई हैं। एक और भी मज़ेदार बात है, जानू के पिताजी को उसकी माँ मुन्नी के पिताजी कहती है। जब जानू की माँ चली गई तो दीदी की आंखें भर आई थी। शायद दीदी भी पहाड़ी सुरंगों को पार करने वाली रेलगाड़ी में कहीं जाना चाहती हो। दीदी कहीं नहीं जाती, यहाँ तक कि मंदिर के तालाब पर भी नहीं, घर के कुएं पर भी नहाती है। फाटक वाले भगवती के मंदिर का मेला देखने नानी गई। अप्पू भी गया, फिर भी दीदी नहीं गई। दीदी नहीं चलेगी नानी। तब नानी बौखला उठी। ए छोकरे, चुप रहा। पिछले जेठ के महीने से वह स्कूल जाने लगा था। अब तो महीने के बाद परीक्षा शुरू होगी। उसके पास होने पर भी वह दूसरे दर्जे में बैठेगा। जानू अपने पिताजी के पास पहुंचने के बाद शायद वहीं किसी स्कूल में भर्ती हो जाएगी। वहाँ भी तो स्कूल होंगे। वहाँ हमारे केलू मास्टर जैसे मास्टर होंगे भी क्या? ना होगा ही अच्छा है। पिटाई से तो बच सकती है। क्लास में अप्पू का एक दोस्त है, कुटिन शंकर। खेत के उस पार उसका घर है। दोनों साथ साथ स्कूल जाते हैं। केलू मास्टर कभी कभी कुटिन शंकर को कुटी चातन पुकारते थे। यह सुनकर सब हंसते थे। उसके साथ यह नाम ठीक ही लगता था, लेकिन केलू मास्टर की मार बर्दाश्त के बाहर थी। कुटी शंकर ने एक बार उसे एक नींबू दिया। वह अपने घर ले आया था। उसके यहाँ पिछले दिन कुछ नींबू खरीदे गए थे। उसकी मंझली दीदी की शादी थी। शादी में नींबू का क्या काम? बेवकूफ़, तुम यह भी नहीं जानते क्या? वह इस तरह बोल रहा था जैसे उसने बहुत शादियाँ देखी हो। शादी के बारे में कुटी शंकर ने सारा ब्यौरा उसको दिया। बहुत से लोग घर आएंगे। पंडाल में बैठने वाले बारातियों पर गुलाब जल छिटकते हैं। गुलाब जल खूब खुशबूदार हैं। बाद में चंदन और नींबू सबको दिया जाता है। अप्पू को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। अगर साफ कह दे कि यह सब झूठ है तो शायद वह पूछता, क्या तुमने शादी देखी भी है? तब मानना पड़ता कि नहीं देखी है। कुटी शंकर को तसल्ली देने के लिए अप्पू ने कहा, मेरे यहाँ जब दीदी की शादी होगी तब तुझे भी नींबू दूंगा। मगर कुटी शंकर ने कह रहा था, तुम्हारी कोई दीदी कहाँ है? यह सुनकर अप्पू को काफ़ी गुस्सा आया। उसे 4 बार कुटी चातन कहकर कनपट्टी पर तमाचा लगाने का मन हुआ। कुटी शंकर उससे भी मोटा तगड़ा है, इसलिए ऐसा नहीं किया। मेरी दीदी फिर कौन है रे? अरे बुद्धू, वह तो तेरी माँ है। जब कुटी शंकर की मूर्खता पर उसे हंसी आई। इस उल्लू को केलू मास्टर ने कुटी चातन सही नाम दिया है। जा, तुझको खाक आता है। फिर तू आया बड़ा जानने वाला। मेरी माँ कह रही थी, तेरी माँ क्या जाने। फिर दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। कुटी शंकरन ने नींबू वापस मांगा। उसके सामने फेंक कर अप्पू ने नाक भौं सिकोड़ी। स्कूल से लौटते वक्त उसने सोचा, दीदी मेरी माँ कैसे हो सकती है? उसके कोई माँ बाप नहीं हैं। उसके तो दीदी और नानी है। बस नानी क्या बिसात है। छोकरे, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। तेरे जन्मते ही बस दीदी काफ़ी है। फिर उस अच्छी दीदी को माँ कहने पर वाले कुटी चातन को क्या किया जाए? उसे माँ नहीं चाहिए। माँ होती है तो क्या मुसीबत झेलनी पड़ती? ये सब वह देखता रहता। दीदी की माँ ना नानी, क्या दीदी को क्या वह कभी चैन से बैठने देती है? पिछले 4-5 दिनों से दीदी दिन रात रोती रहती है। नानी अब गाली नहीं देती। दीदी भी कैसे पगली है। दीदी अप्पू से नाराज़ नहीं होती। रात को सटकर लेटते समय दीदी ने बहुत कुछ कहा। कोई कहानी तो नहीं
कहानी सुनना ही अप्पू को पसंद है। दीदी को कई कहानियाँ आती है। रत्न ढूंढ निकालने वाले राजकुमार की कहानी। उसको सुनने के बाद ही रत्न मिले, पर उसे छिपाने की तरकीब उसे सूझ पड़ी। रत्न को गोबर से ढका जाए तो उसकी चमक बाहर दिखाई नहीं पड़ती। फिर पत्थर बन जाने वाली राजकुमारी की कहानी। जिंदा करने के लिए बच्चे की बलि चढ़ाकर पत्थर पर खून डालने के बाद सुनकर उसे रोना आया। अब दीदी कहानियाँ नहीं सुनाती, चुपचाप पड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद पूछती, सो गया बेटा? नहीं तो बेटा, तू खूब पढ़ाई करना। जी। बड़ा होकर दीदी का खूब ख्याल तो करेगा कि नहीं? यह कैसी बेतुकी बात है। फिर भी हाँ भरता। दीदी का तो एक तू ही है रे। तो तीनों दिनों से दीदी की तबीयत खराब है। वह चुपचाप अप्पू को नहलाती खिलाती और बाल संवारती और यूं ही उसके चेहरे की ओर ताकती रहती। फिर एकदम गुमसुम बनी रहती। यह दीदी पागल जो ठहरी। दोपहर बीच वाले कमरे के फर्श पर नानी और दीदी लेटी तो नानी को कहते हुए सुना, उसकी बात सोचकर तुम्हें मन मारने की कोई ज़रूरत नहीं। दीदी कुछ भी नहीं बोली। जो हो गया सो हो गया। इधर उधर की बातें सोचने से कहीं तुम बहुत पहुंच नहीं पाओगी। अगर यह ठीक हुआ तो बस बेड़ा पार ही समझो। वह सुनकर भी दीदी चुप रही। वह सब शंकरन नायर ठीक कर देगा। वह बड़ा नेक आदमी है। तुम क्या कह रही हो माँ? तुम? नानी कुछ ऊंचे आवाज़ में बोली। यूं ही सब कुछ बर्बाद ना करो। अगर यह भी हाथ से निकल गया तो बस जिंदगी भर पछताओगी। यह धोखाधड़ी है ना? दीदी पूछती है। यह सब तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसका नतीजा भी मुझे ही तो भुगतना पड़ेगा। वह सब शंकरन नायर को मालूम है। माँ अप्पू के। अप्पू, सिप्पू, मालू, तुमसे मैं कह रही हूँ, जब मैं इस बला से छुटकारा पाना चाहती हूँ तब तो तू। दीदी चुप बनी रही। फिर नानी ने कहा, शंकरन नायर सब कुछ संभाल लेगा। यह शंकरन नायर कौन है? इसकी बड़ी होशियार आदमी को भी कभी देखना चाहिए। इस बीच एक दिन सुना कि शंकरन नायर घर आने वाला है। देखने में तो शंकरन नायर एक नेक आदमी लगा। ओसारे पर बैठे जब वह नानी से बातें कर रहा था तो अप्पू उसके पापड़ नुमा सफ़ेद बालों को देखता रहा। वह आदमी नानी से बातें किए जा रहा था, लेकिन उन सब बातों में उसकी दिलचस्पी नहीं थी। वायनाड की पहाड़ी में शादी होने वाली है, होने दो। यही ख्याल रखना कि बच्चा होने की भनक तक न कान में पड़ पाए। ठीक है। अप्पू बार बार उस पापड़नुमा बाल को देखने में मजा ही ले रहा था। वह सोच रहा था कि उसके सिर पर एक लंबी चोटी होती तो अच्छा लगेगा। स्कूल के बाग में गमले में रखा घोड़े की पूंछनुमा पौधा जैसा लगेगा। उसने एक बार फिर झांक कर देखा। शंकरन नायर ने आवाज़ में और धीमी कर दी। नानी ने मुड़कर देखा तो अप्पू पर नज़र पड़ी। अप्पू आंगन में जाकर खेलो। वह अंदर चला गया। थू, उनकी पंचायत। वायनाड की शादी से उनको क्या लेना देना? एक नींबू तक नहीं मिलेगा। कोई चाहे शादी कर ले, अप्पू का क्या बिगड़ता है? अंदर के कमरे का चावल उनका बक्सा उसने खोलकर जोर से बंद किया। उसके अंदर एक नन्हा सा तिलचट्टा झांक रहा था। खिड़की पर चढ़कर दीवार के कीले पर टंगी टोकरी यूं ही टटोली। उसमें सरसों है। रसोई से पीतल का गिलास गिरने की आवाज़ आई। रसोई में दीदी है। नानी ने पुकारा, मालू। शायद गिलास गिरने से डांटने के लिए बुलाया हो। अरे मालू। दीदी बरामदे के दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। पता नहीं अब दीदी को क्या क्या सुनना पड़ेगा। अप्पू ने डर से कान खड़े किए। माँ ने सब कह दिया ना? शंकरन नायर पूछ रहा था। बेफिक्र रहो, सब कुछ मैं ठीक कर लूँगा। वह एक नेक आदमी है। एकला वह है, सब जान नहीं पाएगा। दीदी बोलती नहीं। शादी वही पर होगी। 2-4 मेहमानों को बुलाना है। लोग क्या कहेंगे? नानी को शक था। तुम लोग मेरे सगे संबंधी हो, तुम्हारा और कोई नहीं। मैं तो 20 बरस से मैं वहीं रहता हूँ। तो बात समझ में आई ना बहन जी? कौन सी बात? हाँ हाँ वही तो मैंने कहा। तब मेरे यहाँ छोटे पैमाने पर शादी की रस्म पूरी की जाए तो इसमें बुराई क्या है? ठीक है भैया, तुम्हारी तो मेरा है सहारा हो।
तो इसलिए ही तो मैं उसे पटाकर लाया हूँ। वह लड़की को देखना चाहता है। तब क्या करेंगे? नानी ने धीमी आवाज़ में कुछ फुसफुसाया। उसकी भनक तक कान में पड़ने नहीं दूंगा। सब कुछ ठीक हो जाने पर गांव के मंदिर में खीर चढ़ाने की मनौती की है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिटिया को कोई तकलीफ ना होगी। उसके पास सरकार से मिली 4 एकड़ ज़मीन जो है, मेहनत करने पर आराम से गुजारा हो सकता है। तब मोरी के नीचे रखे खाली डिब्बे में छिपी सींग वाली कोई चीज़ दिखाई पड़ी। यह तिलचिट्टा नहीं था। यह तो अप्पू के लिए एक नया शिकार मिल गया। उसे छोड़ना नहीं चाहिए। वक्त पर झाड़ू भी नहीं दिखती। नारियल के पत्ते की एक मोटी तिल्ली चाहिए। वो सारे में जब भी बातचीत चल रही थी, नानी और शंकर नायर के बीच, दोनों खानाफूसी कर रहे थे। जो भी हो, झाड़ू कहाँ गई? छिपकर बैठे सिंह वाले को एक बार मार लगानी है। झाड़ू ढूंढते हुए रसोई पहुंचने पर वहां दीदी मिली। अभी अभी तो दीदी शंकर नायर की पंचायत सुनने गई थी। जब दीदी से पूछा कि झाड़ू कहाँ है, तो उसने अप्पू को गोद में उठा लिया। फिर सिर पर माथे पर चूमती रही। दीदी की आंसू उसके चेहरे पर और सिर पर टपक रहे पड़े। शंकर नायर दीदी को कुछ गाली तो नहीं दे रहे थे। नानी भी नाराज नहीं हुई थी। फिर दीदी रो क्यों रही है? यह दीदी भी कैसी पागल है। रात को दीदी ने पूछा, अगर दीदी नहीं तो बिटुआ नानी के पास सोएगा ना? मैं तो दीदी के पास ही सोऊंगा। अगर दीदी भी चली जाए तो? दीदी किधर जा रही है? दीदी चुप रही। बार बार पूछने पर जवाब मिला, कहीं भी नहीं। दीदी ने यूं ही कह दिया था। सच? अप्पू ने तसल्ली से सांस ली। एक दिन वह स्कूल से आया तो उसे मीठा सा पकवान आटा मिला। वह हमेशा नहीं बनते हैं। ऐसा कोई खास चीज़ मिलने पर चक्कन के सामने खड़े होकर खाने की जिद अप्पू करता है। उस छोकरे का लालच देखते ही बनता है। दीदी ने कहा है कि वह बहुत लालची है, इसलिए उसके देखते ही वह खाना नहीं चाहिए। लेकिन वह लकुटिया बना सकता है। कजरी सिर्फ उसी पर सींग नहीं मारती। वह चाहे तो कजरी को गले लगा सकता है। आटा छिपाए दीदी की नज़र बचाकर वह आंगन की ओर निकला। चक्कन फूस की ढेर से फूस निकाल रहा था। हमेशा की तरह आज उसने एक टुकड़े के लिए विनती नहीं की। अनूप को बड़ी मालकिन ने दिया है। झूठ। मैं ही उनके आने पर चाय की पत्ती और चीनी ले आया। किनके आने पर? मेहमान लोगों के। देखिए छोटे मालिक, चक्कन के ने गांठ खोल कर दिखाया। बीड़ी के 3 टुकड़े। जो साहब आए थे उन्होंने पीकर फेंके थे। अगर बीड़ी पीते हैं तो जरूर बड़े आदमी ही होंगे। शंकर नायर के पापड़ जैसे बाल होने पर भी वह बीड़ी नहीं पी सकता। पिछले हफ्ते जब वह आया तो नानी की तरफ पान चबाता रहा। बहुत बुरी बात है। मेहमान लोग कहाँ हैं? दीदी से पूछने से के लिए अंदर दौड़ा। दीदी अहाते में ही थी। नानी रतालू छील रही थी। नानी, मेहमान कहाँ हैं? कौन से मेहमान? यहाँ कौन मेहमान आएगा रे? यमराज है क्या? चक्कर ने नाम नहीं बताया था। अगर अमराज ही हैं तो वह कहाँ हैं? मैं यहाँ यही जानना चाहता हूँ। ए छोकरे, बदतमीजी दिखाओगे तो तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगी। अरे रहने दो। एक मेहमान जो आ गया तो पाँव जमीन पर पड़ने नहीं नानी के। उसने फिर कुछ नहीं पूछा। रात में कुछ देर सोने के बाद आंखें खुली। बिस्तर पर दीदी नहीं थी। कमरे में दिया जल रहा था। दीदी संदूक खोलकर सामान करीने में रख रही थी। केतकी की खुशबू आ रही थी। जब वह सोने लेटा था तो वह दीदी पास थी और फिर उठी क्यों नहीं? रात को दिया जलाकर संदूक में धोती और ब्लाउज क्यों ढूंढ रही है? चुपके से उठकर दीदी के गले से लिपट कर उसे डराना चाहा, लेकिन उठ नहीं पाया। आंखें धीरे से मूंद गई। राजकुमार ने जिस जंगल से रत्न ढूंढ निकाला था उसकी याद आ रही थी। केतकी की हल्की सी खुशबू। उसने फिर आंखें मूंद ली। सुबह अप्पू को दीदी ने जगाया, कुएं पर जाकर नहलाया और फिर कंजी पी लेने के बाद दीदी ने उसे कपड़े पहनाए। बाल संवारते वक्त दीदी ने कहा, बिट्टू, स्कूल जाते समय संभल के जाना, ढोरों से बचकर निकलना। यह तो दीदी अक्सर कहा करती है। उसने मान लिया। बच्चों से झगड़ा मत करना। हूँ नानी जो है तेरा पूरा ध्यान रखेगी। हूँ।
नानी का कहना मानना और नखरे मत दिखाना। नानी बुरी है, मुझे तो सिर्फ दीदी चाहिए। बिट्टू। हाँफते हुए अप्पू को छाती से लगाकर दीदी ने टूटी सी आवाज़ में पुकारा, मेरे बेटे। अप्पू को डर था कि कहीं दीदी रो न पड़े। अब की बार दीदी नहीं रोई, इसलिए उसे हैरानी नहीं हुई। तब उसे कुछ कहने का मन हुआ। सुनो दीदी, बेटे मुझे एक दफ़े माँ कहकर पुकार। वह उसे अच्छा नहीं लगा। क्यों दीदी? कुछ नहीं, यूँ ही। दीदी कैसे माँ होगी? दीदी ने उसका जवाब नहीं दिया। दीदी के हाथ ढीले हो गए। वह मुंह मोड़कर चुप खड़ी रही। कुछ देर बाद कीले पर टंगी थैली अप्पू के हाथ में दी और बोली, बेटा जा। अप्पू ताड़ के पत्ते से बना छाता कंधे पर रखकर उसकी रंगीन डंडी पर थैली लटकाए आंगन से चल पड़ा। फाटक पार करने पर फिसल कर गिरते हुए हुआ, लेकिन गिरा नहीं। मुड़कर देखा कि वो किसी ने देखा तो नहीं। ओसारे के दरवाजे के सहारे दीदी उसे ही एकटक देख रही थी। यह डराने वाली आंखें दीदी को कैसे मिली? जब उसने मुड़कर देखा तो दीदी ने कछुए की तरह सिर अंदर खींच लिया। दीदी भी कैसी पगली है। खेत के उस पार कुटी संकरन जंगली अंडी का पत्ता तोड़कर उसके रस से के बुलबुले उड़ाता हुआ खड़ा था। उसकी थैली में 2 आंवले थे। छोटा आंवला उसने अप्पू को दिया। छोटा होने पर भी खूब मीठा था। एक सूखा नाला, पगडंडी और छोटा सा टीला पार करके उसके स्कूल जाना था। टीला पार करते डर लगता था। बहुत सी गायें भी होंगी। कोई बात नहीं, कभी पास के बड़े घर का सांड भी वहाँ होगा। अप्पू ने उसे नहीं देखा है, ना दिख पड़े। दोपहर को नायर की पेंसिल उसके हाथ से टूट गई। नारायण रोया। मास्टर जी से शिकायत करने जा रहा था कि कुटी संकरन बीच में पड़ा। केलू मास्टर के पास मामला पहुँचे तो अप्पू को भी मुसीबत होगी। इससे बचने के लिए कल चवन्नी नारायण को देनी होगी। अप्पू को तसल्ली हुई। दीदी से पूछने पर चवन्नी जरूर मिलेगी। शाम को घर पहुंचा। किताबों की थैली बरामदे में फेंक कर उसने दीदी को पुकारा, अप्पू। दीदी ने नहीं, नानी ने जवाब दिया। नानी रसोई से बाहर आकर पूछने लगी, आज इतनी जल्दी कैसे आ गया? मन में आया कि पूछूं क्यों इतना प्यार जता रही हो, लेकिन पूछा नहीं, मगर मार पड़ेगी तो। दीदी कहाँ है? कंजी परोस दी है, कपड़ा बदल के आ जा। उसे कंजी नहीं चाहिए, दीदी चाहिए। कल तक चवन्नी नहीं मिले तो नाक कट जाएगी। दीदी कहाँ है? वह उत्तर वाले कमरे में गया। वहाँ दीदी नहीं थी। केतकी की हल्की सी खुशबू कमरे में टिकी हुई थी। नानी, दीदी कहाँ है? दीदी यहाँ नहीं है। फिर कहाँ है? वह हाँ, एक जगह गई है। किधर? दीदी आ जाएगी, अप्पू के लिए गेंद लाएगी। गेंद वेंद वह लाए, ठीक है। फिर भी उसे साथ लिए बिना बोले वह गई कहाँ और क्यों गई? उससे गुस्सा आया। अजीब दीदी है। दीदी ने ऐसा किया ना, अप्पू बात तक ना करेगा। इस दीदी को क्या करे? दीदी के संदूक में चवन्नी होगी। 1 नहीं 2 चवन्नी लूँगा। उसके लिए डांटने आए तो दिखा दूंगा। लेकिन संदूक कहाँ थी? उसको रोना आया। नानी ने फिर पुकारा, अप्पू खाना नहीं खाएगा? वह आंगन में निकल आया। बिल्व के चबूतरे से एक पत्थर लेकर फेंका, फिर पछाई की ओर चल पड़ा। अप्पू को नानी से कांजी परोसी है। अप्पू को नानी का प्यार नहीं चाहिए। दीदी को आने दो। रबड़ की गेंद लाकर दोगी तो दूर फेंक दूंगा। हाँ। नानी ने फिर पुकारा। अप्पू को कुछ नहीं चाहिए। उसे लगा कि जो जी भर रोए। दीदी से जो गुस्सा है उसे आंसुओं में उतार कर जोर जोर से रोए। अगर दीदी बढ़िया गेंद और मिठाई लाई तो क्या करना चाहिए? तो भी दीदी बिना बताए चली गई ना। अजीब है दीदी। यह दीदी भी कैसी पगली है। तो दोस्तों, यह दीदी कहानी अनुवाद किया हुआ है BD कृष्णन नैप्यार का। आप सबको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।